हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग की भौतिक विज्ञान की और विज्ञान का पेपर कल होने वाला है। उसका आप लोगों का क्या अच्छी तैयारियां चली हैं? आप कमेंट में बताइए कि सर आपकी तैयारी कैसे हुई है। और इसमें मैं बताऊंगा आपको टॉप टॉप दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न लगभग 20 बताऊंगा, जो कि आपके पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, बस इसको आप पढ़ करके चले जाइए। साथ ही आपको बाबू मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल वही कराऊंगा जो आपके पेपर में छपेगा। तो न्यूमेरिकल के लिए आप बीच में न्यूमेरिकल कराऊंगा जो पेपर में आता है, आप भूल करके नहीं जाओगे। तो न्यूमेरिकल मैं कराने वाला हूँ और आप लोग जुड़ जाइए वीडियो के साथ, और आपको मजा आ जाएगा इसी क्लास में कि हाँ, सर ने जैसे हिंदी और सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश का पेपर में धुआं धुआं उड़ाए हैं, वैसे ही सब देख लो प्रश्न इसमें सब रखे गए हैं। सब प्रश्न है, सब प्रश्न है ना, सब इसमें प्रश्न वही है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देख लो, यहाँ से आपका बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब इसमें रखा गया है। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल ये शुरू होता है। न्यूमेरिकल के बाद आपका यहाँ से टॉप बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे और कुछ बताऊंगा जो आपके पेपर में पूछने और आने का संभावना है। प्रश्न टॉप वाले वही बताऊंगा, तो आप समझिए। चलिए आते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो आप बताएंगे कि दूरदृष्टि दोष क्या है और इस प्रकार किसे संशोधित किया जाता है। तो संशोधित ये दो गो प्रश्न पूछी दिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो दो तीन 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। आपको कैसे लिखना है ये मैं बता रहा हूँ। पहले दूरदृष्टि दोष हेडिंग डालेंगे। क्या करेंगे? दूरदृष्टि दोष हेडिंग डालेंगे। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ये चीज लिखना कभी नहीं भूलेंगे, तब जाकर के आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा। कारण यहाँ पर दिया है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। क्या होती है? जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या होती है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगला लिखेंगे कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी, किसकी? रेटिना के बीच की दूरी गोलक व्यास से कम हो जाती है। क्या हो जाती है? गोलक व्यास से कम हो जाती है। इस तरह से आप इसका आंसर दे करके आगे बढ़ जाएंगे। और ये चित्र आपका दोष युक्त है। इस चित्र को बनाइएगा अच्छे से। बनाने के बाद ये निवारण नीचे लिखिएगा। हेडिंग में साइड में लिखा हो, छूट गया था, तो आप नीचे यहाँ पर निवारण हेडिंग लिखिएगा ऐसे। निवारण, निवारण ऐसे हेडिंग डालना और अच्छे से आप करिएगा ऐसे, ठीक है ना। देखो समझ में आ रहा है ना, इस तरह से करिएगा। उसके बाद आप आएंगे तो निवारण में क्या लिखेंगे? तो इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर ये वाला चित्र बना देंगे और उसके बाद कुछ इसमें लिखना नहीं है, ये संशोधित वाला नेत्र है। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा, इस तरह आएगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं या क्या कह सकते हैं? इस प्रकार तरह दूर किया जा सकता है। इसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है? किरण आरेख समझाना है, किरण आरेख द्वारा, ठीक है ना। यानी एकदम चित्र बनाकर जो हम दूरदृष्टि के दर्शाए वैसे ही इसको भी क्या करेंगे? हम दर्शाए देंगे। दिखाई दे रहा होगा तो कमेंट में बताइए कि ओके सर दिखाई दे रहा है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस तरह दुष्ट लिखेंगे और इसमें कारण में लिखेंगे नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू?
फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। निवारण क्या लिखेंगे? इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का, किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से आप चित्र बना दीजिएगा दोष युक्त, नीचे चित्र बनाएगा दोष संशोधित, यानी दोष जब खत्म हो गया है तब का चित्र। उसके बाद देखिए वैद्युत विभव में और वैद्युत विभवांतर को परिभाषित करना है। यह आपको 4 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो वैद्युत विभव हेडिंग डालेंगे अच्छा से, डालने के बाद इसमें लिखेंगे अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र का किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है बाबू? वोल्ट होता है। इस तरह से आप इसको सही करके और 4 नंबर पा सकते हैं। कितना? 4 नंबर पा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए किसी धारावाही चालक, क्या दिया है? किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट, यानी V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR होता है। दिष्ट धारा एवं प्रतिवर्ती धारा में क्या अंतर है? आप बताएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे कि नंबर आपको 100% मिलेगा। दिष्ट धारा वह विद्युत धारा जिसका परिणाम नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। तथा परिपथ के किसी बिंदु से एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, दिष्ट धारा कहलाती है। इस तरह से लिखेंगे। प्राथमिक तथा द्वितीयक शेलों द्वारा धारा में दिष्ट धारा होती है। क्या होती है? दिष्ट धारा होती है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा, वह धारा जिसका परिणाम आवर्त रूप से परिवर्तित होता रहता है तथा दिशा बार बार उत्क्रमणित होती रहती है, विद्युत जनित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत जनित्र कहलाता है। और ध्यान से देखिएगा, इसका चित्र आप इस तरह से बना दीजिएगा। अब उस पर बस लास्ट आपका फिजिक्स का रहेगा कि ग्रीन हाउस पर क्या प्रभाव है। तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, लिख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम केमिस्ट्री पर। पीएच पैमाना क्या मापता है? उदासीनी तथा अम्लीय विलयनों का पीएच परास क्या होगा बताना है। इस तरह से पेपर में आपका प्रश्न आएगा। आपको करना कैसे है? तो पीएच अम्लों का क्षारक में जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में पीएच मान का परास क्या होता है? निम्न प्रकार से होता है। क्या होता है? निम्न प्रकार होता है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि खनिज अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है। इस तरह से आपको बताना है कि अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है। उसके बाद से आप आएंगे तो आपको क्या करना है? तो इसको लिखना है। खनिज, जिन खनिज से किसी धातु को प्रचुर क्या है? प्रचुर किया जाता है, यानी प्रचुर मात्रा में कम व्यय आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम खनिज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एल्युमिनियम, बक्साइट। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस प्रकार क्या करते हैं? पाए जाते हैं जिस रूप में, उसे हम खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। समजातीय श्रेणी क्या है? इसको आप लिखिएगा, ये बहुत पेपर में आता है।
उसके बाद आते हैं संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न रहेगा आपका संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके बारे में लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है साबुनीकरण। मैं इसको पूरा लिखा हूँ, साबुनीकरण क्या होता है, आप बताएंगे कि साबुनीकरण क्या होता है, उसको अच्छे से लिखिएगा। लिखने के बाद आगे आइएगा। तो एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, किस चीज पर, एस्टरीकरण पर, ठीक है ना। उसके बाद आपको आ जाना है कक्षा 10 के आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले लघु उत्तरीय प्रश्न आपका रसायन विज्ञान का इसमें दिखाई देगा। किस चीज का, रसायन विज्ञान का। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब हेडिंग में लिखा हुआ है। ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, संक्षारण क्या होता है, उसके बाद महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरी प्रश्न, ठीक है ना, दीर्घोत्तरी आइएगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का उदाहरण देकर समझाना है। तो इस तरह से आप समझाइएगा और अच्छे से इसको लिखिएगा। आपको एग्जामिनर ने बहुत नंबर देगा और आपको कहेगा कि हाँ नंबर तो जवाब ही नहीं है लिखने का, ठीक है ना, सुनाई दे रहा है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया पर। किस चीज पर, वियोजन अभिक्रिया पे। तो वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे विस्थापन अभिक्रिया, तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का उपयोग लिखिए। देखिए बाबू ये पेपर में कई बार पूछा गया है, लगभग ये हजारों बार पेपर में आया हुआ है, यानी 10 सालों से आ रहा है। ये बनाने की विधि वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है विरंजक चूर्ण, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हो, क्या बोलते हो, ब्लीचिंग पाउडर, उसका कार्यविधि दिया गया है। एथेनॉल अम्ल में के बनाने की एक विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखना है। इस तरह से आपको नंबर मिलेंगे, इस तरह से करिएगा, ठीक है। दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषता बताना है। दीर्घाकार आवर्त सारणी की क्या होता है, प्रमुख विशेषता बताना है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाइए कि मेंडल के, ये आपके पेपर में 100% पेपर में आएगा ये प्रश्न, कल देख लेना, आएगा जरूर, मैं बोल दिया तो आएगा। प्रभाविता नियम पूछ सकता है पेपर में कि पृथक्करण का नियम क्या है, या किससे संबंधित है, तो आप बताइए कि मेंडल के अनुवांशिकी लक्षण क्या है, किसका है, अनुवांशिकता के नियमों का है। तृतीय नियम हमारा आता है स्वतंत्र अपव्यवन, ठीक है ना। उसके बाद देखो विज्ञान का न्यूमेरिकल शुरू होता है। न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करना है। न्यूमेरिकल देखो मैं कराया हूँ और समझाया भी हूँ, तो समझा देता हूँ आप लोगों को भी। क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात करना है। इस तरह से दिया हुआ है और आपको करना है अच्छे से हल। आप लोग समझ जाइएगा, समझ लिया होगा तो मैं हल किया हूँ, आप लोग तो कमज़ोर हो नहीं पढ़ने में। इसको भी मैं हल कर दिया हूँ, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, इसका भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सभी प्रश्न जल्दी झट इसको लिख करके दोहरा लीजिए। जैसे दिया निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई ज्ञात करना है। इस पर आपको 2 प्रश्न दिया हूँ इस पर आधारित, जो आपको पेपर में आएगा। दोनों में से कोई एक, यहाँ पर दिया हूँ, एक और है मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये पूरा टोटल था। और साथ ही मैं दिखा रहा हूँ कौन सा आपको बायो से पढ़ना है, केमिस्ट्री यहाँ से दिया है। चित्र गया वाला प्रश्न दिया गया है, चित्र वाले प्रश्न को क्या करना है, बायोलॉजी का अच्छा से पढ़ना। जैसे मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बताना, नेफ्रॉन का, पुष्प का, मानव का, इस तरह करके दिया हुआ है। आप इसको क्या करिएगा, अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। साथ 2 न्यूमेरिकल और बता रहा हूँ जो आपके पेपर में आएगा, तो इसको आप देखो कितना है, अच्छे से इसको रट जाइएगा। पहला था, ये दूसरा है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।
तेरा है ना, आपको अच्छे से कर लीजिएगा और इतना बस पेपर में पढ़ के चले जाइए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका।